प्रॉब्लम होती है यार। अमन बोल नहीं पाता है ना, इसलिए वो जो चूल मची रहती है अंदर ही रहता है क्या अमन? सर बोलने के लिए कुछ हो तो बोलो ना। एक तरफ है ना, सामने वाला है ही नहीं, फिर बोलने का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है। बोल सकते हो, चल फिर बोल दे आज। क्या बोलूं, आप बोलो बोलो। कुछ भी बोल दे आज ना। अरे ये दो लोग कहाँ हैं भाई? ठीक है ठीक है। चिन्मय, हाँ चिन्मय का परिवार तो है, लेकिन बस वो थोड़ा अभी क्वारंटाइन हो रखे हैं इधर उधर ना। परिवार उदय, परिवार का मतलब नहीं समझते हो तुम? क्या? अच्छा ओके, वो वाला। अच्छा, फिर उसकी भी खबर बता दे चिन्मय को, खुश हो जाएगा बेचारा। अच्छा पता है तेरे को? किसको पता है ऑलरेडी? ओ चिन्मय, सब समझ में आ रहा है। ओए हाय बच्चा, रात तो आपका फेवरेट स्टूडेंट नहीं आया अभी तक। अरे इसको पीयूष को मैसेज फोन कर करो दो, सर। आना है तो। हाँ पीयूष और ईजान। हाँ भाई, सेलिब्रिटी है भाई ये लोग, इनको बुला लो भाई। कहाँ है ये लोग? अपन स्टार्ट करते हैं भाई, फिर बहुत टाइम हो गया है। सर अभी एक और पार्टिसिपेंट और कर कम लो। हो गया। हाँ बहुत कम हो गया। एक घर पे बुलाने तो नहीं चल गया कोई? ओम गया। अरे, ओम का नेटवर्क खराब है। तेरे को कैसे पता उनका नेटवर्क खराब है? अरे, उसने बोला था। हमें तो बोला नहीं उसने, तेरे को कब बोला उसने? अरे ये क्लास में नहीं, पहले बोला था दोपहर। हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कॉलिजन। तीन टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे अपन इसमें, है ना? सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कॉलिजन। मोमेंटम और कोलिजन जैसा है वैसे लिख दूंगा, जगह ही नहीं है। क्या जैसा है वैसे लिख दूंगा मतलब? सेंटर ऑफ मास लिख दिया बड़ा चौड़ा, अपना ने ये नहीं पढ़ा था मोमेंटम और कोलिजन। अरे उसके नीचे लिख लेना। तीन टॉपिक एक साथ चलेंगे, अभी तो सेंटर ऑफ मास चल रहा है, ठीक है? बस ऑर्डर में लिख दूंगा। देखो सेंटर ऑफ मास की जरूरत क्या पड़ती है? अभी तक जो अपन चीजें पढ़ते आ रहे थे ना, वो लगभग पॉइंट साइज पढ़ते आ रहे थे। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कोई डायमेंशन सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में नहीं होता था या फिर नेग्लिजिबल कंसिडर माना जाता था। तो जितने भी छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो बॉडी के सेंटर पे होता है, या बॉडी के अंदर ही होता है, या बॉडी के ऐसा माने कि कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है? तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका अगर आप एनालिसिस करो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो वो ज्यादा इजी होता है कंपैरेटिवली उसका बॉडी का इंडिविजुअल एनालिसिस करना, ठीक है ना? बॉडी को अगर मोशन को एनालाइज कर रहे हो, जैसे इसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है जब अपन कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ते हैं। वहां पे क्या होता है कि बॉडी चलती भी है और घूमती भी है, बॉडी आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको बॉडी को एनालाइज करना या बॉडी के ऊपर जो पॉइंट है उनको एनालाइज करना बहुत टफ हो जाता है। तो उससे बेटर होता है कि उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को एनालाइज करो, तो आपको सब पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसा सेंटर ऑफ मास चल रहा है वैसे ही बाकी सब भी चल रहे होते हैं। तो इस वजह से सेंटर ऑफ मास को पढ़ना अपने लिए बेनिफिशियल होता है, और ये बहुत सारे क्वेश्चंस को आपको क्या कर देगा, इजी कर देता है। सेंटर ऑफ मास से बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम फॉर एग्जांपल बात करें तो एक ब्लॉक है, वो ऐसे जमीन पे रखा हुआ है और वो चल रहा है, फोर्स लगा रहे हैं अपन उसमें। अब जब अपन ने ब्लॉक माना तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसी के अंदर होगा सेंटर ऑफ मास। समझ रही बात ये? तो यहाँ पे अपन एफ नेट क्या लिखेंगे इसमें? एफ नेट इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? एम इंटू ए नेट। अब ये ए नेट किसका होता था? ये ए नेट होता था सेंटर ऑफ मास का।
इसका एक्सेलेरेशन होता था एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इसको अपन ऐसे लिखना चाहिए था m इंटू ACM या ACM, बट अपन ने अभी इससे पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ा नहीं था, इसलिए अपन A नेट लिखते थे, बट वो होता किसका था? सेंटर ऑफ मास का होता था। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए अगर अपन मोमेंटम लिखें तो P इक्वल टू m इंटू इसका मोमेंट C लिखें वो V लिखेंगे VCM। समझ रही बात ये? हाँ जैसे मानो कि कोई रोड है वो घूम रही है, ऐसे एक रोड है, उसको आप ऐसे घुमा रहे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इसका मतलब सारे पार्टिकल घूम रहे हैं तो सबका टॉर्क आ रहा है, सारे पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी है कि नहीं है? है। मान लो आप ऐसा कोई सिस्टम है जिसमें दो मास पार्टिकल हैं M1 और M2, ठीक है, दोनों चलो रोड में सारे पार्टिकल पे तो नहीं होगी ना लीनियर वेलोसिटी, क्योंकि जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा ना वो तो V इक्वल टू R ओमेगा सब में होगा ना। हाँ सर, पर जो पॉइंट कांटेक्ट में मतलब जो पॉइंट एक्सिस पे होगा उसका तो जीरो लेना पड़ेगा ना। हाँ उसका तो जीरो है, तो उतना सा तो समझ जाना है ना। इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे घुमा के इसको फेंका गया। देखो ऐसा चीज तुमने क्या हो, तुम पेन को ऐसे घुमा के फेंकते हो आगे की साइड, तो पेन घूमता भी है और वो आगे भी जाता है। होता है ना सर, पेन को घुमा के नहीं सर, पेन थोड़ी ना फेंकते हैं। ये तुम अलाउ नहीं हो तुम्हें बोलना, तो ब्रो लेट क्यों आए तुम? सर अपडेट हो रहा था जूम। क्या जूम अपडेट हो रहा था? तो चल ही नहीं रहा था बिना उसके। देखो पेन ऐसे घूमता हुआ जाता है, मतलब घूमता हुआ कैसे जाता है कि अगर अपने इसको ऐसे घुमाया है तो किसी टाइम पे ये अपनी पोजीशन को ऐसे बना लेगा, पेन नहीं है मतलब ये दो मास है यहाँ पे, फिर किसी टाइम पे ये अपनी पोजीशन को ऐसे बना लेगा, ठीक है, फिर किसी टाइम पे अपनी पोजीशन को ऐसे बना लेगा, मतलब ये घूमते हुए जा रहा है ऐसे। समझ गए बात को, क्या सिचुएशन है? ऐसे ये चलता जा रहा है। अब इसमें देखो इस पूरे मोशन में हर पार्टिकल का मोशन अलग अलग है, बट एक पॉइंट ऐसा है जिसका मोशन कांस्टेंट सेम चल रहा है, जैसे पहले से था वैसे ही चल रहा है, वो है सेंटर ऑफ मास। अगर तुम इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास देखो तो इसका सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये प्रोजेक्टाइल करता है ना। तो हम इसको एनालाइज करें विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि अपने सेंटर ऑफ मास को एनालाइज किया और सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है हमारा, प्रोजेक्टाइल कर रहा है। समझ रही बात है? जैसे मानो कि तुमसे ऐसा पूछा जाए कि ये t टाइम के बाद इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो तुम इजीली बता सकते हो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट y हो जाएगा और ये वाला कोऑर्डिनेट x हो जाएगा। हो जाएगा ना? समझ रही बात है? x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी x डायरेक्शन में ux इंटू t, और y क्या हो जाएगा, uyt माइनस हाफ टी स्क्वायर। अब देखो तुम ये बात को समझो, मैंने सेंटर ऑफ मास का पूछा तो तुमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, मैं अगर अलग अलग पॉइंट की वेलोसिटी या कोऑर्डिनेट पूछ लेता तो बहुत प्रॉब्लम आ जाती। समझो इस रोड पे या इस लाइन पे हर पॉइंट अलग अलग मोशन कर रहा है, इसमें से सबसे इजीएस्ट मोशन किसका है, सेंटर ऑफ मास। और ये भी पता लग जाएगा कि कितना घूम जाएगा, टी टाइम में ही कितना रोटेट कर जाएगा, ओमेगा इंटू टी कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, ओमेगा इंटू टी एंगल रोटेट कर जाएगा। समझ रही बात है? इसमें चलिए क्या करना है, इसमें सारे नोट करने हैं अभी। देखो ब्लॉक वाला भी डेफिनेशन लिखवा दो तो अच्छा लगेगा। पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास ये लिख लो, सब कुछ ये जो लिखा हुआ है सब। सर आप एक बार रिपीट कर सकते हो, पाथ के पहले क्या बोला? पाथ के पहले कुछ नहीं बोला, बस वही था कि ये एंगल रोटेट हुआ है ओमेगा टी। सर बाकी सब पार्टिकल स्पाइरल मोशन कर, बाकी सब पार्टिकल स्पाइरल नहीं करते, उसको क्या बोला, साइक्लोइड बोला जाता है, एक अलग पाथ होता है वो।
चैप्टर अच्छा है भाई, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसे, क्या सर? है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इसमें इंटीग्रेशन आ जाएगा अब ढंग से। भरपूर। छाप लिया? एक सेकंड सर। हाँ सर, टिप लिया। टेप लिया? तो चैप्टर थोड़ा अच्छा है कि बहुत ज्यादा अच्छा है? मतलब थोड़ा नहीं अच्छा सर, 2 मतलब, मिनट सर। थोड़ा अच्छा मतलब अच्छा ही होता है मेरा तो। सर का थोड़ा अच्छा है, समझ में हमारा तो फिर घटिया हो जाएगा। टिडिंग, 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 टिडिंग। कल आज आपका मैच है? आज मेरा मैच है, हाँ बिल्कुल। राजस्थान और तो हारना शुरू कर दी। राजस्थान और मुंबई का। मैच है आज। आरसीबी ऐसा तो लग क्या रहा है मेरे खेली को कल। कि टीम बिक अरे गई है मेरी तो। ये तो देख, सोनू सर, अमित सर का मैच आज। मेरे को तो ऐसा लग रहा है हमारी टीम बिक गई है, बॉम्बे। मतलब कुछ एफर्ट ही नहीं बॉम्बे डाल रहे, जीत खेलने जाएगा। में जाते हैं, आउट हो जाते हैं। बॉम्बे जीत जाएगा। मुंबई जीत जाएगा। सर शुरू शुरू में बाकी टीम्स ने दया कर दी उसके ऊपर। अच्छा ऐसा क्या, कोई बात नहीं, सर को भी पता है निकल जाती है। वो ऐसा तो होता मेरे है, को भी बहुत पता है बीच में जीतती निकल है जाती ना है, फिर मेरे भी को। जाती है टीम। दूसरे लोग देख नहीं पाते, इतना अच्छा खेलती है ना तो। चलो अब इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की क्या इम्पोर्टेंस है वो लिखते हैं अपन। ठीक है, यही चीजें लिखवाने वाला हूँ जो इसमें मैंने ऊपर लिखवाई है। फर्स्ट में लिखना है एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए सी ओ एम। ठीक है, सेकंड में लिखना है अपने को P इक्वल टू m इंटू वी सी एम। थर्ड पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा, डिक्टेट कर देता हूं मैं, बोलूं? 1 मिनट सर। हाँ सर। देखो, इफ अ बॉडी परफॉर्मिंग कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल क्या मोशन, सर? फिर से if a body performing combined rotational plus translational, if a body performing combined rotational plus translational motion, then analysis of path will be easier. Analysis of path will be easier if we analyze with respect to center of mass. Aman, oh, Izan. If we analyze with respect to center of mass, with respect to मोशन। अबे इस बात अब किसी से बोल देना, with respect to center of mass and analyze the path of center of mass। हम किसके रेस्पेक्ट में एनालाइज करें पाथ को? सेंटर ऑफ मास के। और किसका पाथ एनालाइज करें? सेंटर ऑफ मास का। एंड एनालाइज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, एंड एनालाइज द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। रिपीट एक बार यहाँ से कर सकते हो? देन एनालिसिस ऑफ पाथ विल बी इजियर इफ वी एनालाइज। मेरी बात सुन, सिंपल भाषा में बोल देता हूँ, लैंग्वेज बना के लिख लेना, कुछ नहीं, मैं भी ऐसे ही बना के लिख लेता हूँ। सिंपल सी बात ये थी, अगर कोई मोशन कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल है और तुम्हें उसके पाथ को एनालाइज करना है, तो बेटर होगा कि आप सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में पाथ को एनालाइज करो। और किसके पाथ को एनालाइज करो? सेंटर ऑफ मास के पाथ को एनालाइज करो। ठीक है सर, ये समझ में नहीं आया, आपने दूसरी बार बोला वो। ये आप
बोला कि if we analyze the path with respect to center of mass, और फिर आपने बोला कि if we analyze the path of center of mass, तो बेटा किसके रेस्पेक्ट में एनालाइज करना है? center of mass, और किसका पाथ एनालाइज करना है? center of mass, सेंटर ऑफ मास का, ठीक है। एनालाइज भी सेंटर ऑफ मास का करना है और विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एनालाइज करना है। समझ आई बात? ये जैसे सिंपल सी बात ये है, देखो मैं इस चीज को समझने का ट्राई करना, समझ आए तो तुम्हें, कि अगर तुम मान लो कि छोटा उदय है ना, छोटा उदय यहाँ पे आके बैठ जाए इसके सेंटर ऑफ मास के, ठीक है, समझना बात को, छोटा उदय यहाँ पे आके बैठ जाए। चलो रीजन करो फटाफट से, फिर समझाता हूँ। गुड इवनिंग सर। देखो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे कौन आके बैठ जाए? छोटा उदय आके बैठ जाए, ठीक है। तो जब छोटा उदय यहाँ पे आके बैठ जाएगा, अब तुम थोड़ा इमेजिन करना, मतलब छोटा उदय यहाँ पे बैठा हुआ है और इस बॉडी को ऐसे घुमा के आपने फेंक दिया है, तो बताओ छोटे उदय का पाथ खुद के रिस्पेक्ट में कैसा दिखाई देगा उसे? घूमता हुआ, मतलब खुद के रिस्पेक्ट में खुद का पाथ कैसा दिखाई देगा? खुद के रिस्पेक्ट में खुद का इसे पाथ तो repeat कर सकते लीनियर होगा ना। छोटा उदय वहां पे बैठा हुआ है, उसको खुद का पाथ देखना है। अगर खुद के रिस्पेक्ट में खुद का पाथ प्रोजेक्टाइल में फेंका है, बिल्कुल ऐसे ही फेंका है, घुमा के फेंका है, कैसा दिखाई देगा बताओ? उसके लिए मतलब उसके लिए खुद का पाथ कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा ना बेटा। अरे पेन का बिल्कुल मिड वाला पॉइंट कैसा दिखाई देता है अगर तुम घुमा के फेंक देते हो तो? पर उसे वो तो हमें प्रोजेक्टाइल दिखेगा ना, हमें तो वही घूमता हुआ खुद दिखाई को देता तो है। खुद के लिए तो सब स्टेशन। अरे तो हम किसके रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तो करेंगे, सेंटर ऑफ मास का पाथ। आपने पहले समझ बोला भाई, जब हम एनालाइज करेंगे तब तो हम तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एनालाइज करेंगे। समझ आएगी बात? ये तो किसका पाथ एनालाइज करना चाहिए? सेंटर ऑफ मास का पाथ एनालाइज करना चाहिए। तो ये सेंटर ऑफ मास के पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं, पैराबोलिक भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, प्रोजेक्टाइल भी हो सकते हैं, ऐसे पाथ हो सकते हैं। आप समझ रही बात? ये हाँ सर, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लेते हैं फटाफट से। सर डेफिनेशन तो बता दो। क्या डेफिनेशन? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बोर्ड में नहीं लिखवाई क्या? डेफिनेशन इधर सब लोग नहीं आते सर बोर्ड, तो इधर सर आज आपने पूछी थी। अरे सर मैं पहले ज्वाइन हुआ था फिर निकल गया, पता ही नहीं था। एडवांस में डेफिनेशन नहीं आती है, इसलिए यहाँ लिखवाने का कोई मतलब नहीं। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवा दूंगा मैं तुम्हें इसमें। ये इसने चिराग पोलर का इंटरव्यू देखा लगता है। हाँ, कंसेप्चुअल करने है कौन, मैं जानता भी नहीं हूँ। एडवांस का टॉपर ना, दूर दूर से ताल्लुकात नहीं उससे, दूर से ताल्लुकात नहीं है इसके। अमन के तो घर पे आया था वो, है ना अमन? पहले आशीर्वाद मेरा ही लेना आया था। हाँ, पहले आशीर्वाद सबसे पहले मेरा लेना आया था, फिर बाकी सबसे। ये ओरिजिन है मेरा, मतलब मेरा नहीं, इस डायग्राम का। ये R1 है, ठीक है। आपको इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास R वेक्टर इक्वल टू क्या लिखा जाएगा?
M1 R1 R1 plus M2 R2 तू तो बोल रहा था और M1 conceptual plus M2 understanding नहीं तेरे को, फिर फॉर्मूला कैसे बता रहा है तो? हाँ ऐसे ही करते हैं। तो उसको स्कूल में ध्यान फॉर्मूला देते हैं मिस्टर। सर, वो फॉर्मूला डेफिनेशन में नहीं होता है। तो डेफिनेशन तो पूछी नहीं जाती ना बेटा, फॉर्मूला पूछा जाता है, वो लिखवा देते हैं अपन। यहाँ से XUM कितना हो जाएगा? x1 M1 m1 x1 plus m2 x2 upon M2 X2 divided by MIXI M1 plus M2 और up to so on। ऐसे ही तुम्हें YCUM भी लिखना है, ऐसे ही तुम्हें ZCUM भी लिखना है, COM पे लिखना है ना? तीनों CM लिखने हैं, जल्दी से लिख लो, फिर इसमें और बातें बताता हूँ। ऐसे 5 मिनट तो मैं 10 मिनट में लिख। इसको बाहर कर दे अपन 3-4 क्लास के लिए। आइडिया। ज्यादा बोलने लग गया ना ये, है ना? पहले तो बोलता नहीं था, अब बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है ये। तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता, जो भी JEE एडवांस कुछ भी क्लियर करता है वो सब MIT चला जाता है, IIT में तो रहता नहीं है। सब नहीं जाते हैं बेटा, वो वही गए हैं, बाकी तो सब वो नहीं सर, आप IIT देखना, वो जो चित्रांग मुर्तिया था ना, वो भी गया है, वो पहले के पिछले साल का था, वो सब चले जाते हैं। से शौक होता है उनको बाहर जाके पढ़ाई करने का, उसमें ये MIT मतलब उन्होंने ऐसा किया है, वो पहले MIT में एडमिशन ले लेते हैं, फिर ऐसे दे देते हैं JEE, बाद में आ जाते हैं मार्क्स उनको। पहले एडमिशन ले लिया होता है MIT में। MIT में ऐसे कैसे एडमिशन मिल रहा है? उसका अलग से एग्जाम होता है ना उनके तो। मतलब उनके लिए यूनिफॉर्म उसमें एप्लीकेशन ही एडमिशन देना होता क्राइटेरिया है। नहीं होता, एप्लीकेशन ऐसे वो सब भरना होता है। हाँ, कि हमने कुछ ऐसा काम किया इस फील्ड में, ऐसा कुछ, ये ओलंपियाड क्लियर वो किया। सब वो तो सब ऑलरेडी कितने ओलंपियाड क्लियर हैं उसके तो। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कुछ बातें पूछता हूँ। इसमें देखो, अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दें, मतलब ओरिजिन को चेंज कर दें, तो क्या R1 R2 और RCUM चेंज होंगे? होंगे। हाँ होंगे। सोच के बोलो, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को चेंज कर दूं तो R1 R2 और RCM चेंज सर होंगे? मतलब वो जो पॉइंट है वही रहेगा, पर उसका कोऑर्डिनेट्स अलग हो जाएंगे ना। पॉइंट तो वहीं पे रहेगा, बट कोऑर्डिनेट चेंज चेंज हो हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, तो ये बात हमने लिखनी है। इफ वी चेंज द ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट, जल्दी से लिख लो। इफ वी चेंज द ओरिजिन, मिश्रा, if we change the origin, ब्रैकेट में लिखना रेफरेंस पॉइंट, then R1 R2 and RCUM will be changed, मतलब उनकी लोकेशन चेंज होती है सिर्फ। आप रिपीट कर सकते हो एक बार? नहीं कर सकते हो। if we change the origin reference point, यहीं से लिखवाना स्टार्ट किया है। if we change the origin or reference point, then R1 R2 and RCM will be changed, but the real meaning of center of mass will not change. But the real meaning of center of mass will not change. Center of mass अपनी पोजीशन से हिलता नहीं है, उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं बस, है ना? जो तुमने बोला वो सही बात है एकदम। इसके बाद अपन पढ़ते हैं फॉर द टू पार्टिकल सिस्टम सेंटर ऑफ मास निकालना सीखते हैं। इसके लिए निकालना है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए M1 R1 plus M2 R2। ओहो, गलत है। डिवाइड बाय M1 plus M2। ओ एक और टू पार्टिकल सिस्टम के लिए अगर मैं बात करूं तो एक पार्टिकल को तो ओरिजिन पे मान लिया जाए, है ना, और दूसरे पार्टिकल को कहीं बाहर मान लेते हैं। एक पार्टिकल तो ओरिजिन पे आ जाएगा, दूसरा पार्टिकल कहीं बाहर चला जाएगा। पीयूष अभी ऑफ ही है क्या? हाँ नहीं और है, तो मैं ऐसे बोल रहा था, मैंने डायग्राम बना के मिटाया ना मैंने, देखो कोई दिक्कत तो नहीं है? पेंसिल से बना रहा हूँ चैप्टर के पहले 2 पेज के लिए।
ये M2 है, ये M1 है। M1 आपका ओरिजिन पे रखा हुआ है 0,0 पे, ये आपका रखा हुआ है R,0 पे। आपको इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो ये सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे है अपना, यहाँ से R1 डिस्टेंस पे है और यहाँ से R2 डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू पहले बात तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 x1 m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को, m2r सर डिवाइडेड वो बाई मतलब M2 के साथ R लेना है, R2 कौन सा R लेना है? कौन सा, अभी तो आ रही है बेटा, अभी तो बताऊंगा। Okay, वो उधर ठीक है। डायग्राम में आपने अलग अलग दिया। नहीं रे, सुन तो सही मेरी बात। सो XCOM इज नथिंग बट R1। तो R1 की वैल्यू कितनी मिल गई है, M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू R। ठीक है, और अगर मेरे को R2 कैलकुलेट करना होता तो सर एक्सट्रीम इक्वल टू आर बेटा XCM कहाँ से मिलेगा, ओरिजिन से ही तो मिलेगा ना। हाँ और ओरिजिन से कौन से डिस्टेंस है, R1 भी है, हाँ तो वो बराबर ही है ना। एंड R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R2 इज नथिंग बट R माइनस R1। तो R माइनस M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू R। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, M1 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये दो फॉर्मूले बना लिए अपन ने R1 R2 के, ये बिल्कुल ध्यान में रखने हैं तुम्हें। R1 इक्वल टू होता है, देखो उल्टा लिखना पड़ता है, जब सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस आपको किससे निकालनी है, M1 मास से। M1 M2 देखो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस किससे निकालनी है, M1 से निकाले। भाई R1 क्या चीज है, सेंटर ऑफ मास की M1 से डिस्टेंस, और R2 क्या चीज है, सेंटर ऑफ मास की M2 से डिस्टेंस। तो मेरे को पहले क्या निकालनी है, R1 निकालनी है। R1 मतलब सेंटर ऑफ मास की M1 से डिस्टेंस, तो M1 से डिस्टेंस निकालनी है तो ऊपर M2 आता है, नीचे M1 प्लस M2 आता है और मल्टीप्लाई में R आता है। एंड अगर मेरे को R2 निकालना है तो R2 में क्या आएगा ऊपर, M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू R। ठीक है, ये फॉर्मूला काम के हैं, याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए। तो सर 1 मिनट दो नोट करने के। ये ईजान आज नहीं है ना, अब ये पूरे चैप्टर में रोएगा, देखना इसमें भी रोएगा, उसमें भी रोएगा। इसमें रोटेशनल में ये क्या है, ये रोटेशनल मोशन है ना। ये रोटेशनल का बेसिक है। अभी रोटेशनल स्टार्ट नहीं कर सकते अपन जब तक ये सेंटर ऑफ मास कोलिजन मोमेंटम नहीं आता अपने को। बोर्ड के तो फिर अभी नहीं चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेगा, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी तो पढ़ना पड़ेगा उससे पहले। तो कपल समझ फोर्स। नाउ अगर मैं R1 को M1 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 को M2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया, M1 R1 इक्वल टू M2 R2। M1 R1 इक्वल टू राइट साइड में तो M1 M2 R आएगा ना, M1 M2 R अपन M1। कहाँ से, सर वो इक्वेशन में बराबर तो ऊपर है वाली ना, इक्वेशन में। मैंने तो बराबर लिखा ना, बस बराबर आ जाएगी ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर चांद सितारे लगाती हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भूल मत जाना। और निकालना कैसा है, R1 निकालना है तो M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R, और R2 निकालना है तो M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू R। ठीक है, R क्या चीज है, दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन। करें
क्वेश्चन ये है, तुम्हारे बोर्ड में भी पूछा है, फिर दोबारा पूछ लेता हूँ एक बार। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या? सॉरी, वो 3 डिब्बे वाला। इन डिब्बे वाला नहीं, ट्रायंगल वाला। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। वो 100 ग्राम 100, 200 और 250 ऐसा है। हाँ इसका ठीक है। ठीक है, ये उल्टा कैसे बन गया? पीयूष ने बना दिया। ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके से अपने को डायग्राम दे रखा है। मतलब डायग्राम क्या दे रखा है, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक्सिस दे रखे हैं, ये एक्स है, ये वाई है। ये आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इसके तीनों वर्टाइसेस पे मास पार्टिकल रखे हुए हैं, तीनों का मास सेम है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड आप मान सकते हो ए के बराबर। इसका सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द सेंटर ऑफ, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सॉरी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसको बोला यही जाता है फाइंड COM। अरे तीनों मास इक्वल है ना। तीनों मास दिख तो इक्वली रहे बेटा। और पार्थ, हाँ सर, छोटा भाई कौन सी क्लास में तेरा? सेकंड। अरे क्या बात करती, तो फिर मेडाइटी भेजो उसे, और क्या है। मिडाइट थोड़ी रख सकते हैं। हम सेकंड में उसे 9 का पढ़ा लेंगे ना। आपके गांव वाला जैसा। फिर आपका घाटा होगा। 9 10 में वहाँ पे नहीं है, वो बोल लेगा ऑलरेडी पढ़ लिया। अरे तो हम भी होशियार है ना, पढ़ाएंगे आधा ही, आधे से भी कम पढ़ाएंगे। क्या बात कर रहा है, मतलब 9 साल तक पढ़ाएंगे। 2a/3 सेंटर ऑफ मास का एक कोऑर्डिनेट मिलेगा, 2 मिलेंगे। a/2 √3a/2 ऐसा है। हाँ, a/2 √3a/2 नहीं आ रहा, पर वो ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट होता है। अरे मिचरा, मतलब √3a/4 कर दो। मतलब फिर भी गलत हो गया। तो क्या होता है, y का डिस्टेंस क्या होता है? √3/4 है। मत सोच रहा कि 2 दिन पहले तो पढ़ा है, अभी गलत कैसे हो रहा है ये। अरे फॉर्मूला लगाओ, आधा मत कर दो। एक कोऑर्डिनेट a/2। आधा कर रहे हो, आधा थोड़ी ना करना होता है, पागल हो गए हो क्या तुम? आधा तो तब होगा ना जब सिमेट्री होगी ऊपर नीचे मास में। देखो सिंपल सी बात है, सेंटर ऑफ मास मतलब क्या है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट, सारा मास कॉन्सेंट्रेट मान सके। अब नीचे एक्स एक्सिस पे 2 मास हैं और ऊपर 1 मास है, तो तुम आधा क्यों कर रहे हो उसे? आधा तो तब होता ना, ऊपर भी 2 मास होते हैं, नीचे भी 2 मास होते हैं, सिमेट्री होती, मतलब स्क्वायर होता तब। अरे इन्होंने √3a/2 बोला ना, फिर बाय 4 कर दिया उसे, आधा कर दिया। तो x कोऑर्डिनेट 3a/2 आएगा। x कोऑर्डिनेट a/2 आएगा। क्या कर रहे हो? हाँ सर, आ गया 3m/2 अपन 3m। देखो तुम्हें एक लॉजिक बताता हूँ, इस बॉडी में सिमेट्री कौन सी एक्सिस के अरे लॉन्ग? हाँ सर, वो 3 से 3 काटना भूले। मतलब y के अलोंग। y के लॉन्ग, तो y कोऑर्डिनेट 2/√3 है। सेम ही आएगा x और y। y कोऑर्डिनेट कितना? नहीं 2/√3 है। 2/√3 नहीं आ रहा। अब सुन लो बात, √3a/6। पता नहीं क्या ही पोपट कर रहे हो सर a/6। 3a/6। हाँ सर, मैं वही बोला। हाँ, तो ये √3a/6 तो सही है। ये देखो, ये 0,0, इसके कोऑर्डिनेट कितने? a,0 और इसके कोऑर्डिनेट कितने? a/2 a/2 नहीं बे, a/2 3a/2। अब फॉर्मूला लगा दो ना, एक्सियम क्या हो जाएगा यहाँ से, m1 x1, वो तो 0 है,
प्लस दूसरा कितना हो जाएगा m इंटू ए, तीसरा कितना हो जाएगा m इंटू ए बाई टू डिवाइड बाई 3m टोटल मास। तो ऊपर कितना हो जाएगा 2ma डिवाइडेड नहीं 3ma डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3m से 3m कट जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a बाई टू। YCM क्या हो जाएगा m इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, दूसरे का m इंटू वाई कोऑर्डिनेट 0, तीसरे का m इंटू √3a बाई टू डिवाइडेड बाई 3m। हाँ सर ये कितना हो जाएगा a डिवाइडेड बाई 2/6 2√3। अरे पोपट करते हो तुम, मतलब अच्छे से पढ़ाओ। बोर्ड में भी तो पढ़ लिया ना तुमने, तो नहीं सर, नहीं तुम्हें सर, पढ़ा तो दिया है, स्कूल में पढ़ा दिया। इस चैप्टर का टेस्ट भी हो गया है तुम्हारे, मेरे हिसाब से स्कूल में टेस्ट है ना ये, तो उसमें आता रहा ही है। पर हम सिर्फ ट्यूशन में ध्यान देते हैं। ओहो, और तुम बहाने तो ऐसे मारते हो कि सर हमारे स्कूल के टेस्ट आ रहे हैं, स्कूल का असाइनमेंट आ रहा है, फिर बहाने क्यों पर वो मारते हो तुम? असाइनमेंट पकड़े पढ़ते हैं यहाँ पे, टेस्ट वहाँ पे देते हैं, ऐसा है। हाँ चलो एक 3D वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। सर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसका सेंट्रोइड पे लाई करना होता है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाँ सर, हाँ अगर सब centroid मास पे पे होगा। इक्वल हो। हाँ सेंट्रोइड पे रहेगा। अच्छा ओ मिश्रा, सर मैं भी जादू कर सकता हूँ बराबर से। हाँ तो जादू कर सकता है, करके दिखा। सर डिसेबल क्यों कर दिया? जादुई छड़ी गायब कर दी। सर इसका मतलब ये आप मिश्रा से डर गए। मिश्रा से डरा नहीं हूँ। अरे उधर भड़काने की काम कर रहा है। हाँ युवे थोड़ी किसी से डरता है ना सर। क्या नहीं डरते हैं बेटा, ऐसे डरते हैं पर चने के झाड़ पे नहीं चढ़ते हैं। समझ ही बात मतलब? ये मतलब तुम चढ़ा रहे हो ना मेरे को, इसका मतलब ये तुम चढ़ा रहे हो ना कि सर आप डरते हो, उससे नहीं डरते हो तो ऑन करो, मतलब ऐसी बेवकूफी नहीं करते हैं, समझदारी दिखाते हैं। सर ये डायग्राम आपने तो बना लिया। इसमें समझदारी है ना, अभी कुछ भी लिख देगा उल्टा सीधा इधर, मेरा डायग्राम बिगड़ जाएगा। अरे मैं जादू अपने नोटबुक में बात कर रहा था रिजल्ट सर्व करने की। कौन सा ये अलग ही नशे पत्ते में जी रहा है ये क्या बोल रहा है तेरे को? सारे कोऑर्डिनेट पे m मास रखे हुए हैं और क्यूब ए, और ये क्यूब है, साइड लेंथ a मान लेना, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। वैसे तो तुम इसका आइडिया लगा सकते हो देख के ही, बट फिर भी एक बार कैलकुलेशन से समझेंगे इसे अपन। तो मतलब वरना तो a/2 ऐसा है ना। गलत हैं? मेरे को ये सुनना था a/2 गलत, a/2 सर देखा, आपकी इच्छा पूरी कर दी ना आपने। कोऑर्डिनेट भी आएगा। हेड कोऑर्डिनेट बोला तो था 3 बार उसने, बोला ना a/2। a/2। चलो इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं, रुको। ये तो हो हाँ। जाएगा तो अरे नहीं सर मिटाना मत। नहीं मिटा नहीं रहा हूँ, बस इसको 2m कर रहा हूँ। ये आगे वाले फेस वाले, पीछे वाले m हैं सारे, और आगे वाले फेस वाले 2m है। आप सॉल्व करो। क्या मजा है आपको ये करके हमारी। सर वो तो 3D है ना, तो अब आगे वाले पीछे भी दिख सकते हैं। उसमें सिमेट्री थी ना यार, इसमें सिमेट्री नहीं है ना, मतलब थोड़ा सा तो सिमेट्री नहीं है इसमें, उसमें पहले ज्यादा ही सिमेट्री थी। रुको, सर ऐसा नहीं, दूसरे एंगल से देखेंगे ना तो वो पीछे दिखेगा। कोई बात नहीं,
पीछे वाले कर लो। देखो एक बता। तरीका तो सर बेसिक एक्स जो है और वाई m/2 ही रहेंगे हम्म, और z। देखो एक तो बेसिक सर। तरीका अपन ने अभी सीखा कि सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लो, फिर एक्ससीएम लगा लो। टोटल कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे इसमें? अपने पास 8 कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो आपको 8 बार ऊपर लिखना पड़ेगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 डिवाइडेड बाय नीचे डिवाइड करना पड़ेगा टोटल मास का। एक तो वो बेसिक तरीका है। दूसरा मतलब ट्रिक क्या है कि पीछे वाले फेस का सेंटर ऑफ मास निकाल लो। बताओ कितने पर आएगा पीछे वाले फेस का सेंटर ऑफ मास? पीछे वाले फेस का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितना है बताओ? उसको C1 बोल देते हैं। a/2, a/2, 0 और उस पे टोटल मास कितना हो जाएगा? m और m, तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 4m। सर कौन से वाले पे? पीछे वाले फेस का। ओके। और ऐसे ही आगे वाले फेस का भी निकाल लो, उस पे टोटल मास कितना हो जाएगा? 8m। इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a/4 a/2 और z कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? सोच ही नहीं पा रहे हो। a होगा ना बेटा, सोच ही नहीं पा रहे हो तुम। नहीं सोच पा रहे सही में। आगे वाले फेस का सेंटर ऑफ मास तो सी के प्लेन में होगा ना, और पीछे वाले फेस का उसी के प्लेन में होगा। हाँ ठीक है। अरे ऐसे ट्रीट करो कि पीछे एक स्क्वायर है आगे एक स्क्वायर है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पे होगा, बॉडी के सेंटर पे। स्क्वायर ट्रीट कर लो ना। इन दोनों का अब इस पूरी बॉडी को मैंने सिर्फ 2 स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास में कन्वर्ट कर दिया, ये मैंने लिख दी। अच्छा ये बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? दोनों सेंटर ऑफ मास के दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? a के बराबर है। अब आपको इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब आपको 4m और 8m का सेंटर ऑफ मास निकालना है। बेसिकली बात ये हो गई नहीं हो गई? हो गई। तो अब इजी हो गया। अब इसमें एक्ससीएम लगा लो, कितना मिलेगा? एक्स देखो 2 ही पॉइंट 4m और 8m, तो 4m इंटू a/2 प्लस 8m इंटू a/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना? a/3 आ रहा है मेरा। 12m। टोटल मास कितना? 12m। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? अच्छा ये तो सर पोपट हो जाएगा। देखो ये पोपट हो जाएगा। एक को ओरिजिन नहीं मान सकते ना, ए ओरिजिन मतलब C1 ओरिजिन पे है ही नहीं। वो वाला फॉर्मूला लगाओ। कौन सा? मेरे को 4m से डिस्टेंस चाहिए r1, तो r1 इक्वल टू क्या लिखोगे? ऊपर कौन सा मास लिखोगे? 8m। नीचे दोनों का सम, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? a के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 2a/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? नहीं सर। अरे 2a/3 तो होगा नहीं सकता। 2a/3 तो होगा ना। बेसिक तरीके से तो x कोऑर्डिनेट a/2 ही आ रहा है। x कोऑर्डिनेट तो a/2 ही आया है ना। ये तो कोऑर्डिनेट ही अलग निकला है। देखो समझो तो सही बात। तो सर ये r1 क्या है? ये r1 है पीछे वाले सेंटर ऑफ मास और आगे वाले सेंटर ऑफ मास के बीच का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे मिलेगा। मतलब ये z कोऑर्डिनेट मिला ही है, ये z कोऑर्डिनेट है। तो डायग्राम को थोड़ा फील करके देखो। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली a/2 है, वो तो दिख ही रहे हैं। नहीं दिख रहे तुम्हें? दिख रहा है। वो तो दिख रहा है। और ये z कोऑर्डिनेट है तुम्हारा, तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? a/2, a/2, 2a/3।
भाई मेरे को जेड कोऑर्डिनेट में ही तो प्रॉब्लम थी ना, वरना एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो डायरेक्टली पता लग जाएगा किस बॉडी का जहाँ पे जो सेंटर होगा समझ आ गया। वो एक्स से आधी दूरी पे होगा, वाई से आधी दूरी पे होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। और जेड से कितना दूरी पे होगा उसी का तो लोचा था ना। समझ आ गई बात ये ये? आपने कौन सा वाला लगाया फॉर्मूला? ये मैंने R1 ऊपर इक्वल्स टू define M2 किया इंटू हुआ R है। अपन M1 प्लस M2 वो वाला ना? हाँ वही वाला। रुको सर नोट करने दो। ठीक है ठीक है। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। बहुत हार्ड, क्या है? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। हो गया सर। सर रुको रुको, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी है ना यार, क्या बात कर रहा है? जल्दी गया, है हो गया। बिल्कुल है। हो गया ना? हम तो ऐसे ही टाइम लगाता रहता है। अरे सर पर हो गया है। अब एक डायग्राम जो मेरे से नहीं बनेगा पर तुम्हें ढंग से बनाना है। संभव संभव है सर वो गूगल में से पैरेलल पिपेट मत बना देना सर प्लीज। ऐसा वो नहीं बनता है। अरे मेरे से तो नहीं बनेगा पर तुम्हें बनाना है वो ढंग से। वही क्या? बना पैरेलल पाइप। चुपचाप भी मिटा के 2-3 बार बनेगा, इसलिए शांति से बनाना है इस डायग्राम को। नहीं पीयूष? सर, आप क्या होता है? सर आप जब बोलो ना हो गया तभी हम बनाना चालू करेंगे। बनेंगे। ये इसको पिरामिड ही बोलते हैं क्या? पिरामिड बनाने वाला हूँ मैं। बट इसके डायग्राम ठीक है। में कुछ ना है। नीचे पिरामिड मास, कैसे बनाओगे? वही हाँ बनाना दो। पैरेललोग्राम कौन बेस से एंगल से पिरामिड है? अबे शांति तो रख अभी बे। बन रहा है। हाँ यार बहुत बोलता है लड़का यार। ओम इसके कुछ वो सोनू सर सही बोलते हैं, एक लड़का है 12th क्लास में, वो बहुत बोलता है। तो उससे बोलते हैं सोनू सर के बेटा तू पास में कुछ लेके रखा कर, जब भी बहुत बोले इच्छा हो तेरी ज्यादा बोलने की तो मुंह में ले लिया कर जो पास में रखा है तेरा। सर वो 12th वाला बच्चा कौन है? तेरा नाम क्यों बताऊं मैं? मैंने बोला था डायग्राम मेरे से बनेगा नहीं, पर तुम ढंग से बनाना इसे। पिरामिड बनाना ना सर, बोल दो। सर इतना अच्छा बन गया। हाँ ये कर दिया ना इसने प्रॉपर्टी यहाँ पे। ऐसे थोड़ी होगा। अरे यार सर आप वो नोटबुक में endpoint बना को- सकते हो ये। क्या बेटा? सर ये अपने नोटबुक वन में नोट बना- में से बना लो ना। हाँ नोटबुक में तो बनाया हुआ है ना मैंने मेरे में। हाँ तो अरे वीडियो ऑन यार, करके वो- दिखा दो। वो कंप्यूटर स्क्रीन में से शेयर क्यों करके बना रहे दिखाओ हो? आप। अरे मेरे को डायग्राम जब तक सही नहीं बनता ना मन अच्छा नहीं लगता है। वो अरे सर पर डायग्राम आप वो कंप्यूटर में से क्यों बना रहे हो? खुद से वो स्टाइलस से बना लो ना। वो मेरे से ऐसी सीधे लाइनें नहीं खींचती है, चक्कर ये है। अरे सर मेरे से सीधी लाइनें नहीं खींचती है, प्रॉब्लम ये है। और इसमें तेल रख एडवांस, के कर लो। इसमें वो ऑप्शन तो होना चाहिए यार, एडवांस हैंडराइटिंग वाला, जिसमें वो अपने आप सर वो रिकॉग्नाइज कर ले। पंकज सर में तो होता है ऐसा। अरे बेटा पंकज सर पैसे वाले हैं, आईपैड से पढ़ाते हैं यार। हाँ तो यहाँ पे भी एक मास है m, समझ आ गई बात ये? और ये जो सेपरेशन दिया ना मेरे सेंटर से, ये a है ऊपर, और ये भी साइड लेंथ है ये सबकी। इसमें सर फाइंड ये क्या है? CO है। ये मैंने तुमसे बोला ही था, मैंने कहा ऐसे डायग्राम बनेगा गंदा सा। तुमसे तो बनेगा नहीं आज, 2-3 बार गलत होएगा, इसलिए
ऐसे शक्ल का फोटो पूरा वोटो खींच के रख लो। हो गया इधर, पता ही नहीं चल रहा क्या बना है। हाँ, मैं बोला ही था तुमसे नहीं बनेगा वो ढंग से बनाना। फाइंड COM C અને सर पर M ओरिजिन एक बार बता सकते हो आप ओरिजिन का? रीजन मैं नहीं बता सकता एक बार। ठीक है कोई बात नहीं, मैं खुद निकालूंगा। नीचे वाला जो फेस है वो XY क्या XZ प्लेन में, मतलब वो बॉटम वाला जो फेस है वो हॉरिजॉन्टल मानने का है। अच्छा, और कौन सा प्लेन बनेगा? XZ प्लेन बनेगा, उसमें मान लेने का है। नीचे वाला XZ में? हाँ, नीचे वाला जमीन मानने का है, मतलब सिंपल बात ये है। बॉटम से कितना ऊपर है वो बता दो बस। सेंटर ऑफ मास बॉटम से कितना ऊपर है? ऊपर है कि नीचे है बॉटम से? बॉटम से तो ऊपर ही है। वो जो थोड़ा लाइन है बहुत थोड़ा। उसमें हाँ, उस बिल्कुल पे ही उसी है। में तो होगा, उसी पे ही तो उसका आएगा। जो मिड पॉइंट है उसके नीचे है। उसका जो मिड पॉइंट है उसके नीचे, पर कितना नीचे? A/2 से छोटा आएगा मतलब। हाँ, मतलब A/2 से छोटा, A/3 भी होता है, A/4 भी होता है, A/5 भी होता है, 6 भी होता है। जल्दी बनाओ रे, जल्दी करो, क्या ही कर रहे हो तुम लोग? देखो A/5 A/5 हाँ सही है। वैसे ही करो जैसे ऊपर वाला किया ना, वैसे ही करो। नीचे वाले बेस का निकाल लो पहले। बेस का तो यहीं पे होगा। हाँ मतलब A/2 का, मैं A/2 का। मतलब यहाँ पे कितना मास हो जाएगा? 4m। हाँ, और 4m से ऊपर कितना मास रखा हुआ है? M। ये सेपरेशन कितना है? आपको कहाँ से पूछा? मैंने बॉटम से पूछा ना। मतलब नीचे से निकालनी है डिस्टेंस, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा? ऊपर वाला पहले रखना पड़ेगा, M डिवाइडेड बाई 5m इंटू A/5 फ्रॉम बॉटम। मतलब फाइनल कोऑर्डिनेट A/2, A/5, A/2 ऐसा रहेंगे ना? हाँ, A/2, A/2। तो इसमें y कोऑर्डिनेट मिलेगा ना ये अपने को? हाँ तो मतलब A/2, A/5, A/2। तो A/2, A/5, A/2 ये आंसर है। सर आप कोटा से हो ना? हाँ, कर लिया, नोट कर लिया। हाँ सर। हाँ सर। चलना है तेरे को? मतलब उधर सब डमी स्कूल ही करते हैं? अच्छा, डमी स्कूल ही करते हैं। सर ने खुद भी क्या? आपने खुद भी डमी स्कूल की थी ना, आप बोल रहे थे। हाँ, मैंने भी डमी स्कूल। सर इसे स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। जो भी बोलते हैं। वो SPCD वाला। AB5L1 का है ये शेप। किसका है? किसका शेप है? AB5L1। अरे कैसे हो सकता है AB5L1? AB5 का है ये। नहीं AB5 का बैठे ऑक्टाहेड्रल हुए तुम डिस्कस कर लो, सही बोल रहे हो। ये बोलते स्क्वायर रूट पे क्या बोलते हैं पीयूष से? हाँ सही है, AB5L1, AB6 का भी हो सकता है ये। पर नीचे भी होना चाहिए ना। AB6 का ऑक्टाहेड्रल होता है पर AB5L1 में। हाँ ठीक है, बन गया डायग्राम। वो जो A होगा वो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। बोल दो, सब सही है ना? सर ये किसका होता है? ये AB4 का, AB4L1 का होगा, AB5L1 का नहीं होगा। पता ही नहीं, 4-1 का CSO होता है। देखा है व्यूअर्स ने सब पढ़ा है। आप व्यूज में याद तो कर रखा है। 4-1 से 100 से वाह। वही तो ये पूछा था, एक भी क्वेश्चन था इसमें से।
वेस्ट पर मैंने से एक टेबल- क्वेश्चन लेता था पीयूष, ऐसी झूठ बात नहीं बोलते, 3 मार्क क्वेश्चन था। अरे अमित सर आप कहाँ चले गए? मैं इधर ही तो हूँ, तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ मैं। पहले तुम लोग बोल लो, उसके बाद अपन बोलेंगे ना। ये नोट कर लिया ना तुमने? अब इसके हाँ, आगे कर हाँ, पाएंगे सर। अपन। ठीक है जो है ऐसे लिखो ना। जाओ, सर बाय आज की बाय। टेस्ट तो बहुत लंबी थी। लंबी थी? आज ही मैंने टेस्ट ही दे दी। टाइम पे हो गई मेरी। सर आज तो पीडीएफ टाइम मिल पे गया। तो हो गई लेकिन बहुत लंबी थी। अरे, हाँ, लंबी तो थी वो यार। नहीं, अगली बार से आंसर भी भेज दिया करेंगे ना। थोड़ा जल्दी लिख जाएगा। चलो सर आगे पढ़ते हैं। चलो बाय 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 थैंक यू सर। बाय। सर अच्छा Thank you, लगा, sir. बाय बाय।